नमस्कार, ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। वेलकम टू नीट एजुकेशन। आज से हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11-12 NCERT। नीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स तैयार किए जाएंगे, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी के लिए बेहतर साबित होंगे सारे लेक्चर्स। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्लास 11th की NCERT चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के टॉपिक देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये आज की वीडियो में 3 कवर होंगे, नीचे 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन। The life is full of amazing diversity of living organisms. The diversity of habitats very vast and deeply reflect on what indeed is life. The question है two implicit question within it. जो जीवित प्राणी हैं उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनके निवास स्थान को लेकर, भोजन को लेकर, शरीर स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, और क्या वास्तविकता है लाइफ की, इसमें 2 क्वेश्चन उठते हैं। द फर्स्ट इज द टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज द अपोज टू नॉन लिविंग। जो सजीव और निर्जीव एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, भिन्न क्यों हैं। और दूसरा क्वेश्चन है फिलासफिकल है, एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगला व्हाट इज लिविंग, जीवन क्या है या जीव क्या है, उनके करेक्टर क्या है जीव के। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ आर फर्स्ट ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ कॉन्शियसनेस। Those characteristics which have no exception is called defining property of life. जो अपवाद, जो लक्षण अपवाद नहीं है, वो ट्रू डिफाइनिंग है प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ के। ठीक है, जीवन को दिखाते हैं। द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है लिविंग को डिफाइन नहीं करते हैं। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ, ओवरऑल इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। ओवरऑल जो साइज में, मास में, मतलब भार में, साइज में, जो ऊतक या प्राणी के किसी एक पार्ट में उनका नंबर, भार बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाती है, तो उसे ग्रोथ कहते हैं ओवरऑल। ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। नंबर बढ़ जाना या भार बढ़ जाना, ये ट्विन है, जुड़वा है ग्रोथ के। ठीक है, ग्रोथ के लक्षण है। दिस इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन और इट्स पार्ट इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। जो सेल का ऑर्गन बढ़ गया या ऑर्गन का साइज, मास, नंबर, या इंडिविजुअल का बढ़ा या सेल का बढ़ा, ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल है। एक बार बढ़ गया, दोबारा छोटा नहीं होगा। ठीक, ग्रोथ 2 तरह की होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक।
इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। जो इंट्रिंसिक होती है वो आंतरिक रूप से शरीर को वृद्धि करती है, उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस। ठीक है, किसी बॉडी जैसे हाथ बढ़ना, पैर बढ़ना, ये बाहरी जो हमें दिखता है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। नॉन लिविंग में ये ज़्यादा देखा जाता है। अब इंट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ। एक डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, या लिमिटेड। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ which occur continuously throughout their लाइफ स्पैन, इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, तो पूरे जीवन काल तक वृद्धि होती रहती है शरीर की। ठीक है, उनके पूरे जीवन काल तक। तो ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। एनिमल में क्या पाया जाता है? डिटर्मिनेट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ। ग्रोथ which occurs only up to certain age, it occur only in animal। ठीक है, the cell division occur only certain tissue to replace lost cells। जो डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, वो किसी एज तक ही होती है, इसके बाद नहीं होती। और ये लिमिटेड ग्रोथ केवल एनिमल में पाई जाती है। अनलिमिटेड ग्रोथ या इंडिटरमिनेट ग्रोथ प्लांट में पाया जाता है। कोई खास सेल ही अपने आप को लास्ट सेल से रिकवर हो पाती है। ठीक है, कोई सेल रप्चर हो गया या इंजरी हो गई, कट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो कवर करता है। ठीक है, डिटर्मिनेट ग्रोथ हो गया। अगला रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। नए संतान की उत्पत्ति रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। कुछ सिमिलैरिटी उनके पेरेंट्स से होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, यूनिसेलुलर में काफ़ी ज़्यादा होती है। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन इनके सेल बढ़ने से होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, आर सिनोनिम आर सेम। बैक्टीरिया है, एल्गी है, अमीबा है, ये अपने सेल बढ़ाकर रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, जब बड़ा हो जाएगा तो फ्रेगमेंट हो जाएगा, स्पोर्स बन जाएंगे। आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्पोर्स बना के, बडिंग करके, फ्रेगमेंट करके, ठीक है, रीजनरेशन करके ये यूनिसेलुलर जीव रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उनके लिए सिनोनिम्स है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ही बात है। रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, निर्जीव में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म which can do not reproduce like mules, खच्चर, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, वर्कर बी। ठीक है, तो इनमें संतान उत्पत्ति नहीं होती, खच्चर में, स्टेराइल ह्यूमन कपल में, वर्कर बी में। तो दिस इज आल्सो नॉट टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ये कैरेक्टर या ये लक्षण रिप्रोडक्शन करना लाइफ को डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि जो रिप्रोडक्शन करता है वो लिविंग है। ओके, या लाइफ हो सकती है। नेक्स्ट, अब इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
and sexual reproduction. Asexual reproduction is in which fertilization or gamete fusion and meiosis is not involved is called asexual reproduction. ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता। ठीक है, उनमें क्या क्या होता है? ए बाई एसेक्सुअल स्पोर्स इन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई जो है स्पोर्स बना लेते हैं जो कई सालों तक ऐसे पड़े रहते हैं जब तक कि उनके सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, जब सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में निकलते हैं या पैदा होते हैं। तो ये हो गई स्पोर्स। अब नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग क्या होती है? बडिंग होती है ईस्ट और हाइड्रा में। बडिंग कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका ये धीरे से बल्ज हुआ, फिर बड़ा होके यही टूट के अलग हो गए, तो नेक्स्ट क्या बन गए? नेक्स्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गए। इसे क्या कहते हैं? बडिंग। ठीक है, सॉरी ड्राइंग बेकार है मेरी। ओके, ठीक है, ये बडिंग हो गई। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, उसके कई सारे टुकड़े हो गए, ये 3 टुकड़े एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में, ठीक है, बन जाएंगे। ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कौन कौन शो करता है? एल्गा, फंजाई, प्रोटीनिमा ऑफ मास प्लांट। ठीक है, तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप था। अगला टाइप है ट्रू रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। ये देखिए फ्रेगमेंट रीजनरेशन का, जिसे ये कई सारे 2 टुकड़ों में काट दीजिए, तो ये जितना इनका पार्ट बॉडी पार्ट लास्ट हुआ है, सॉरी बॉडी पार्ट लास्ट हुआ है, ये सब अपना कवर कर लेंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म को एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में पैदा हो जाएंगे। ठीक है, आगे पिक लगाई है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू रीजनरेशन लेनेरिया शो करता है। ठीक है, चलिए, रीजनरेशन इज प्रोसेस इन विच ओनली लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिपेयर और रीजनरेट। स्टारफिश, लिजर्ड। कुछ रीजनरेशन इस टाइप का है, इस टाइप का भी होता है कि अगर किसी बॉडी पार्ट टूट गया, हट गया, कट गया, तो वो कवर कर लेगा। जिसे हमें इंजरी लग जाती है, मतलब चोट लग जाती है, हमारा ब्लड निकलने लगता है, कुछ पार्ट स्किन छिल गई तो वो धीरे धीरे कवर हो गया, तो उसे रीजनरेशन कहते हैं। ये स्टारफिश और लिजर्ड में ज़्यादा पाया जाता है। इवन कोई ऑर्गन भी तो ये रिकवर कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच गैमीट आर फॉर्म बाय मियोसिस। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म प्रोजेनी इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल में क्या क्या नहीं होता था? फर्टिलाइजेशन और गैमीट फ्यूजन नहीं होता था, मियोसिस नहीं होता था। लेकिन सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन भी होगा, मियोसिस भी होगा। ठीक है, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये देखिए स्पोर्स। स्पोर्स ये ऐसे जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ऑर्गेनिज्म ऐसे स्पोर्स छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर्स नए ऑर्गेनिज्म के रूप में प्रकट हो जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये है स्पोर्स हुआ। अब ये फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा है, हाइड्रा को कट किया, 2 पीसेस हुए, दो पीसेस धीरे धीरे अपना ग्रोथ करके
न्यू एडल्ट हाइड्रा बना लिए। अब इनको भी आगे कई पीसेज में कट करने पर ये नए ऑर्गेनिज्म के रूप में बन जाएंगे, तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग पीछे समझाया था, ये देख लीजिए। बडिंग है, ये है हाइड्रा, ये थोड़ा सा बड यहाँ निकल रहा है, ये ठीक है, ये है बड बड़ा हुआ, ग्रो किया, फिर और ग्रो किया। बड डेवलप्स माउथ एंड टेंटिकल्स, ये इधर माउथ एंड टेंटिकल्स ये है, बना लिया। अब ये कट होके अलग हो जाएगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। ओके, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्पोर्स, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग तीनों चीज़ें समझ गए होंगे, रीजनरेशन भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम टोटल ऑफ all the chemical reaction occurring in our body is called metabolism। जो हमारे शरीर में टोटल रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर exhibit metabolism। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म, नो नॉन लिविंग, ठीक है। तो चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, केवल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, ठीक है। हर जीव या हर जीवित प्राणी मेटाबॉलिज्म शो करेगा, ठीक है। द आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड ऑफ द बॉडी of an organism performed in test tube in vitro is not neither living nor living। जो शरीर के अंदर के केमिकल रिएक्शन होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो टेस्ट ट्यूब शरीर से बाहर अभिक्रियाएं हो रही हैं और उन्हें लिविंग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। These isolated reaction cannot be regarded as living, ठीक है, but they are definitely living reactions because they are similar to reaction performing in our body। वो प्रोसेस जो इन विट्रो में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, वो सेम हमारे शरीर में जो होता वैसे हो रहा है, इसलिए उस रिएक्शंस को हम लिविंग कहेंगे, ठीक है। ओके, लिविंग की तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगस, माइक्रोब्स सभी मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। ये तो आप सभी, हम सभी जानते हैं। चलिए, तो सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ के, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल भी है, और ऑर्गेनिज्म सभी सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है, ठीक है। आगे देखेंगे, सम आर कंपोज सिंगल सेल, ठीक है, are called as unicellular, while other compose many cell called multicellular organism। Unicellular organism is capable of independent existence, performing essential function of life। चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ सभी शो करेंगे, ठीक है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जिसका सेल कंप्लीट नहीं होगा, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। अब एक कंप्लीट सेल ही नहीं होगा तो उसमें सारी प्रोसेस संभव ही नहीं है, ठीक है।
कुछ प्रोसेस किसी और के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो वही लिखा है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, ठीक है, जिनमें पूर्ण रूप से एक पूरी सेल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, cell is the fundamental structure and functional unit of living organism. This is the defining property of life, ठीक है। सेल फंक्शनल भी है, स्ट्रक्चरल भी है और प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ को डिफाइन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस, ability to sense the surrounding environment and response these environment stimuli called as consciousness. consciousness वो सेंस है जो हम इन्वायरमेंट से या इन्वायरमेंट को रिस्पांस करते हैं। जैसे ठंड लगी तो हमें ठंड महसूस होती है, हम रिस्पांस करते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ all living organism. We sense physical, chemical, biological stimuli our sense organ, ठीक है। सेंस ऑर्गन क्या क्या है? स्किन है, नोज है, आईज है, ठीक है, और कान है, हम कोई आवाज़ सुन लेते हैं तो उनसे भी सेंस ऑर्गन हम डर जाते हैं, खुश होते हैं किसी आवाज़ को सुनने का, ये सारे सेंस ऑर्गन हैं। तो हम, ठीक है, ये बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई है और सेंस ऑर्गन के। प्लांट आल्सो सेंस एंड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चरल एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट। एनिमल की तरह प्लांट भी प्रतिक्रिया शो करते हैं लाइट से, पानी से, टेम्परेचर से। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो पानी ज़्यादा चाहिए होगा, उनमें ज़्यादा जल्दी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट भी बढ़ेंगे, प्रदूषण होगा तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा सही से, ये सब शो करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट शो कॉन्शियसनेस टू इन्वायरमेंट क्लूज, ठीक है। चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सभी इन्वायरमेंट में जो डिस्टर्बेंस होती है, जो भी कुछ होता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट्स, लिविंग थिंग्स। सम कॉमन एग्जाम्पल कॉन्शियसनेस कैन बी ऑर्गेनिक लाइक प्लांट परफॉर्म फ्लोइंग इन ए पर्टिकुलर सीजन, फोटोपीरियडिज्म कहते हैं, ठीक है। सम एनिमल परफॉर्म ब्रीडिंग इन पर्टिकुलर सीजन, सीजनल ब्रीडिंग कहते हैं इसको, ठीक है। फ्लोइंग फ्लावर देते हैं, किसी विशेष टाइम में फल आता है, किसी विशेष टाइम में पत्तियां झड़ती हैं, ठीक है। और ब्रीडिंग, किसी विशेष टाइम में बच्चे पैदा होते हैं, ब्रीड करते हैं नई संतान उत्पत्ति के लिए। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल द केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। अगर किसी लिविंग थिंग्स में, एनिमल में या प्लांट में कोई पैथोजेंस घुसा है तो उसमें बॉडी रिएक्ट करती है, इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। ये भी कॉन्शियसनेस का पार्ट है। नेक्स्ट, when human is concerned, a very well developed nervous system and supreme level of skill of communication which is called as self consciousness, ठीक है। जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही डेवलप नर्वस सिस्टम होता है, बहुत ही अच्छी सोच स्किल्स होती है, एक दूसरे से बातचीत करने की, जुड़ने की, ठीक है। तो उन्हें सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ह्यूमन इज वेरी फास्ट टू रिस्पॉन्ड टूवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इवन इट कैन थिंक और प्रेडिक्ट अबाउट पॉसिबल चेंजेज ऑफ सराउंडिंग
so it can prepare itself according to surrounding situations. इंसान या तो प्रेडिक्ट पूर्वाभास हो जाता है, अनुमान लगा लेता है कि आगे आज बरसात होने वाली है, कि सुनामी आने वाली है, भूकंप, कुछ ऐसा है, तो वो अपने आने वाले खतरे को रिस्पॉन्ड कर लेता है, वो सुरक्षित हो जाता है। यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो हर सिचुएशन को अपने आप सिचुएशन के साथ ढल जाता है, वो समझ जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन को कहा जाता है। नेक्स्ट, फर्दर ह्यूमन कैन इवन चेंज सराउंडिंग सिचुएशन अप टू ए लिमिट, सो टॉप मोस्ट आर क्लाइमेट लेवल कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रेन डेड कोमा patient who is supported who consciousness so living, it is living but does not has self consciousness because lost the coordination of organ different part of the body part। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में है तो वो तो जीवित है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है, वो उसका दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्शन हट गया है, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो means all living phenomena are due to underlying interaction between different component of individual organ or tissue। जब कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी पार्ट और माइंड नर्वस सिस्टम से, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड regulating interactive system capable to respond to external stimuli, adaptation and homeostasis are also very important characteristic of living, ठीक है। होम्योस्टेटिस क्या है? होम्योस्टेटिस बॉडी को सेम मेंटेन करके रखना। जैसे बाहरी रिस्पांस इन्वायरमेंट में ज़्यादा गर्मी आ गई तो शरीर से पसीना निकाल के वो टेम्परेचर मेंटेन कर देता है बॉडी को, ज़्यादा सर्दी आई तो मेंटेन करता है कि अंदर ज़्यादा हीट हो, सर्दी से बचा जाए। इस चीज़ को एडाप्टेशन वो है जैसे पोलर में चले गए, कहीं ज़्यादा सर्दी स्थानों पे चले गए तो शरीर अपने आप को एडाप्ट कर लेती है, धीरे धीरे करके हमें उस हैबिटेट्स की आदत पड़ने लगती है, ठीक है। उसे कहते हैं एडाप्टेशन। ये एडाप्टेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकते हैं। होम्योस्टेसिस भी इंटरनली होता है, इंटरनली बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है, ठीक है, अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए होम्योस्टेसिस कहते हैं। गर्मियों में पसीने निकलना, ठीक है, होम्योस्टेसिस के प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज 1.7 to 1.8 मिलियन। अब तक टोटल स्पीसीज जो खोजी जा चुकी है, जो डिफाइन हो चुकी है, 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है। मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। दिस इज रिफर टू बायोडाइवर्सिटी आर द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बहुत सारी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज ऐसी भी हैं जो अभी तक हमने खोजा नहीं है या हमें पता नहीं चल पाया है, ठीक है। तो नंबर और ऑर्गेनिज्म बहुत सारी डाइवर्सिटी अभी भी हमसे दूर हैं, ठीक है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुकी है, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिकल एड्स के नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। धीरे धीरे करके अभी, ठीक है, अभी धीरे धीरे इंट्रोडक्टरी होगा, फिर बहुत डीपली हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। और हर लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद हम एमसीक्यू, हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब पूरा ख़त्म हो जाएगा एनसीईआरटी बायोलॉजी, तो इसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन, चाहे वो BHU PMT में आया हो, PMT में, CPMT, बहुत पुराने लेवल से और अब तक के नीट के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।